नमस्कार बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं संजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। यूपी पैट 2022 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो आपके हाथ में होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब आपके पास जो थोड़े 2 हफ्ते बचे हैं, इन 2 हफ्तों में आपकी रणनीति क्या हो कि आप 80 प्लस स्कोर तक जा सके। 80 प्लस स्कोर, ध्यान रखिए अगले 2023 के दौरान, संपूर्ण 2023 में बहुत सारी भर्तियां आनी है क्योंकि 24 में चुनाव है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। तो सरकार की पूरा प्रयास होता है सरकार का कि वो उत्तर प्रदेश में जितनी भी 80 लोकसभा सीटें हैं उस पर मैक्सिमम उसको मिले, और वो तब हो पाता है जब आप लोक लुभावना कुछ चीजें लेकर आए। तो 2023 में बहुत सारी भर्तियां आनी है। उन भर्तियों में जो यूपी पैट 2022 में जो अच्छा स्कोर रहेगा वो उसको जरूर बैठने का मौका हर एग्जाम में मिलेगा। इतनी परीक्षाएं होंगी, किसी ना किसी एग्जाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 2023 में जो भर्तियां होंगी वो क्लियर कब होंगी ये तो नहीं पता है, लेकिन एग्जाम हो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, भर्तियां निकले ये इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है वो आपके साथ ये डिस्कस करने की क्लास है कि 80 प्लस स्कोर कैसे आएगा। इन 2 हफ्तों की रणनीति क्या हो आपके साथ, अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव के आधार पर आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। जीएस का जो पोर्शन है वो मैथ का और हिंदी का, उसको कैसे आप अंतिम 2 हफ्ते में करना है, किन चीजों को पढ़ना है, किन को छोड़ना है, किन पर मेन फोकस करना है, किस पर फोकस नहीं करना है, इन बातों पर चर्चा करने के लिए आपके साथ आया। तो सबसे पहले कुछ सबसे बड़ा पोर्शन जीएस का है, तो सबसे पहले हम जीएस में देखते हैं कि जीएस में क्या करना है। बच्चों जीएस में 80 प्लस स्कोर, जीएस करा आप पूरे ही पैट में 100 में से 80 प्लस स्कोर कैसे आएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो सबसे बड़ा पोर्शन है जीएस का, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के आप जानते हैं 2 हिस्से दिए गए। 5 नंबर का आपका राष्ट्रीय आंदोलन है, पहली चर्चा इसी पर होगी। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाएं। इस पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है, एक तो आप 1885 से लेकर 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन जिसको हम बोलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इसमें आपको क्या पढ़ना है ताकि आपको जो 5 मार्क्स है जो आपको मिल जाए। देखिए बताता हूं आपको, 1885 से शुरू करिएगा, 1885 से 1947 तक आपको आना है। बीच में कांग्रेस की स्थापना है। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन गवर्नर था भारत का, वायसराय कौन था उस समय, पहला अध्यक्ष कौन था, ये देखिए। सबसे पहले कांग्रेस के बारे में देखिए। मेन जो उसका अधिवेशन है, सब की आवश्यकता नहीं है। जो अधिवेशन है इतिहास में वो एक तो 1885 का देख लीजिए कौन अध्यक्ष था, कहां पर हुआ था। उसके बाद 1886, 87 और 88, फिर 1896, 1901, 1905, 6, 7, ये देख लीजिए। बस इसमें जो 85 वाला है उसमें देखिए कि कितने लोग शामिल हुए थे, बस कितने इनमें शामिल की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष कौन था और कहां हुआ था और कौन सी मेन घटना घटी थी। पूछने स्वराज प्रस्ताव कहां पास किया गया, 1906 में किया गया। सूरत में विभाजन हुआ कांग्रेस का, कहां हुआ सूरत में हुआ था। तो कौन से क्रम का था, 22वां था, 23वां था, 21वां था, कौन सा था, ये याद रखिए। 1907 के बाद कोई जरूरत नहीं है। 1912 में देख लीजिए, फिर 1916, फिर 1920, 1924 महात्मा गांधी, 1925 सरोजिनी नायडू,
1929 बहुत इंपोर्टेंट है, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, 30 में हुआ नहीं था, 31 देख लो, 31 के बाद 1936, 37, 38, ये देख लो बस, और फिर सीधा 1945 पे आता। ये देख लीजिए आप, जानने की जरूरत नहीं है अध्यक्ष कौन था, ये कौन नहीं था, ये आपको एक क्वेश्चन आपको फंसने का चांस पूरा रहेगा इसमें से। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अध्यक्ष कौन था, पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, पहली अंग्रेज महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी, पहला मुस्लिम कौन था, यहां से आप ये देख लीजिएगा। ठीक, पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले था, पहली अंग्रेज महिला नलिनी सेन गुप्ता थी, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, पहली महिला एनी बेसेंट थी 1917 कलकत्ता में। वो भी हाँ 1917 वाले भी कर लीजिएगा, 1917 वाला कलकत्ता एनी बेसेंट, ये जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो देखना है आपको, जो आंदोलन हुए, जैसे 1905 का स्वदेशी आंदोलन कहां से शुरू हुआ, क्या नारा था, वंदे मातरम, बंगाल विभाजन के लिए हुआ था। सबसे पहली स्वदेशी की जो अवधारणा वो किसने दी, ठीक, किस पत्रिका में सबसे पहले छापा गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसका नारा दिया, ये यानी 1905 का जो आंदोलन है उसकी महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। उसके बाद 1915 में जब महात्मा गांधी आए, कहां से आए थे, कौन सी पुस्तक वहां लिखी थी, हिंद स्वराज। भारत में आने के बाद महात्मा गांधी सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया, 17 चंपारण, 18 खेड़ा, फिर अहमदाबाद, ये आंदोलन हुए। फिर उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस काल में भारत का वायसराय कौन था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय, ये देख लीजिए काल का, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद जो उससे जो हाँ क्या नाम आपका जो था रोलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, तिलक की मृत्यु, नरम दल गरम दल एक होना, 1920 का असहयोग आंदोलन, 22 में चोरा चोरी हत्याकांड, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का कांग्रेस छोड़ना, व्यक्ति सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। इन चीजों पर फोकस करिए, आपको 5 नंबर इन्हीं में से मिलना है। और ये मैं आपको केवल एक वीडियो में बताऊंगा आपको सारी बातें, 1885 से लेकर 1947 तक का सारा इतिहास। 5 क्वेश्चन आपके इस पोर्शन से आने हैं। इस दौरान जो अखबार छपे, अल हिलाल, यंग इंडिया, कॉमनवेल्थ, हिंद स्वराज, नवयुग, अभी हेराल्ड समाचार पत्र चर्चा में था, हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू वाला, ये आप जरूर याद रखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो जो घटनाएं घटी, उसमें कौन वायसराय था, ये आप ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय आंदोलन से आपको ये चीजें पढ़नी है। हर एक घटना, 1942 का आंदोलन है, उसमें वायसराय कौन था, सविनय अवज्ञा के दौरान वायसराय कौन था। एक क्वेश्चन क्रम से भी आएगा जरूर, कैसे पूछ सकता है कि लाहौर अधिवेशन 1929, सविनय अवज्ञा 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का क्रम, फिर दास गांधी और दास का जो पैक्ट है वो पहले वाला, उससे भी फिर आपका जो अंबेडकर पूना पैक्ट जो है, गांधी जी का और अंबेडकर का पूना पैक्ट कब का है, वो इनका क्रम क्या है, बस यही करना आपको, दैट्स ऑल, खत्म। जो बच गया प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन से प्रारंभ करते हैं, एक इमारत जरूर आएगी, चाहे मुगल काल के, चाहे जो मध्यकालीन संस्कृति वाला पोर्शन है, कला और संस्कृति,
वो जरूर पढ़ लीजिएगा। एक इमारत आनी तय है, गोल गुंबद आ जाए, चार मीनार आ जाए, अलाई दरवाजा आ जाए, कुतुब मीनार किसने बनवाया, अब ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो चंद्र अभिलेख है वो किस परिसर में बना है, हुमायूं परिसर में है, निजामुद्दीन में है, लाल किले में है, कुतुब मीनार परिसर में है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, पता होगा आपको, अरे क्या पूछ लिया है, ये समस्या हो जाएगी। तो ये आप रिवाइज कर लीजिए, इमारतें और जो कला संस्कृति वाला पोर्शन है। एक दो जो किताबें किस किस की पढ़नी है, अबुल फजल किताब पढ़ लीजिए आप, अबुल फजल, बरनी, एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक की किताबें, और फिर क्या, और आपका एक वो है दारा शिको, इसकी पुस्तकें, ठीक ना, और जो सल्तनत काल का था अमीर खुसरो, इसकी पुस्तकें, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। अमीर खुसरो इसकी पुस्तकें पढ़ लीजिए, इनकी पुस्तकें जरूर पढ़ लीजिए। ठीक, एक जो दास वंश है कि दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश हुआ, फिर रुकनुद्दीन फिरोज हुआ, फिर बहराम शाह हुआ, फिर उसके बाद नसरुद्दीन फिरोज हुआ, फिर नसरुद्दीन महमूद हुआ, बलबन हुआ, कैकुबाद, कैकुसरो, क्रम इनका। तो पहले दास वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। जो युद्ध हुए, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद खानवा, चंदेरी, घाघरा, क्रम। अकबर से क्वेश्चन चांस है, अकबर द्वारा किए गए कार्य, बस ये पढ़ लीजिए। और मध्यकाल में कुछ पढ़ने का सकता नहीं, प्राचीन काल में आते हैं। प्राचीन काल, बात करें वेदों की, बात करें पहले इंडस वैली की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ ये याद रखिए कौन सा स्थल किस राज्य में है, लोथल कहां पर है, कोट दीजी कहां पर है, मुंडी घाट कहां पर है, कौन सा स्थल किस राज्य में है। खोजकर्ता की आवश्यकता याद करने की नहीं है, किस राज्य में ये याद कर लिए, वर्तमान में कहां है वो, और कौन से वहां से मेन वस्तुएं मिली हैं। सबकी जरूरत नहीं है वस्तुओं की, स्नानागार कहां से मिला, पत्थर की मूर्तियां कहां से मिली, आपका जो बंदरगाह है वो कहां से मिला, खेल स्टेडियम कहां से मिला, साइन बोर्ड कहां से मिला, बाणाग्रह कहां से मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले, स्तूप कहां से मिला, खेती के प्रमाण कहां से मिले। बस कौन ये शहर, उनका स्थान किस राज्य में, और क्या मिला, तीन के अलावा कुछ मत पढ़िए, बात खत्म। पतन कैसे हुआ, कोई जरूरत नहीं पढ़ने, किसने कहा कि निर्माण किसने किया, कोई जरूरत नहीं पढ़ने। शहर, उनके स्थल कहां पर है, और उनसे मिली सामग्री, इंडस वैली, खत्म। वैदिक काल, वैदिक काल में चारों वेद तो आप जानते ही हैं, वैदिक काल में किस वस्तु को क्या कहा गया, से आपको है हल, हल को लांगल कहा गया, हल को। चावल यानी धान को विरही कहा गया, गोबर को खरीद कहा गया, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया, उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया, खेत में बनी नालियों को सीता कहा गया। तो कौन सी चीज को क्या कहा गया, ये जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना, किसको क्या कहा गया ये आप जरूर पढ़ लीजिए, किसको क्या कहा गया, सीता को क्या कहा गया ये। दूसरा, कौन सा वेद है, कौन सा वेद किसका ग्रंथ है, यानी उसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद कौन किस वेद का है, कितने उपनिषद है, 108 उपनिषद है, जिनमें से 12 प्रमाणिक है, जिन पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य लिखा था। बस इसकी जरूरत नहीं, किस उपनिषद में कहा क्या कहा गया,
गायत्री मंत्र कहां से लिया गया, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, अस्तो मां सदगम्य ये कहां से लिया गया। बस इतने देख लीजिए और कुछ नहीं। ये जरूरी है कि कौन सा कहां पर है, क्या कहा गया। बौद्ध धर्म जैन धर्म में आ जाइए। बौद्ध और जैन धर्म में उनकी शिक्षा सयादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, विहुवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है, विहुवाद ये पूछ चुका है। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा विहुवाद। विहुवाद जुड़ा हुआ भागवत धर्म से। किससे, भागवत धर्म से। सयादवाद जैन धर्म का, अनात्मवाद, अनात्मवाद यानी जो आत्मा को नहीं मानते, अनात्मवाद बौद्ध धर्म का है। क्षणभंगुरवाद बौद्ध धर्म का है। विज्ञानवाद शून्यवाद बौद्ध धर्म का है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म का है। एक तो ये कौन सा संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है। और महात्मा बुद्ध के जो जीवन है, जो जीवनी है, वो सबको मालूम रहता है, उसको पढ़ने सकता नहीं है, वो आप वहां पर देखकर अपने आप लगा दो। बस कौन सा संप्रदाय किससे जुड़ा हुआ है ये आप क्या, उसमें अलावा उसको कुछ करने का सकता नहीं। अब जो आपका मौर्य काल आता है, मौर्य काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो अशोक के जो स्तंभ है, बस ये दो चीज देख लीजिए आप। अशोक के स्तंभ किसमें क्या कहा, दो चार बातें उसमें है। और प्रशासन में कि जिला अधिकारी को क्या कहते थे, जो राजस्व मंत्री, जो रेवेन्यू था, वित्त मंत्री था, उसको क्या कहते थे, जो राजमार्ग का अधिकारी था उसको क्या कहते थे। बस ये आप जरूर पढ़ लीजिए, इसमें से आपको जरूर मिल जाएगा। बात समझ गया। तो प्रशासन और स्तंभ, बस और क्या आवश्यकता नहीं पढ़ने की। उसके बाद आते हैं कुषाण, शक, पहलव। इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, शक कुषाण को। बस में केवल कुषाण में कनिष्क को जानते हैं, कनिष्क के बारे में दो चार पॉइंट है, वो पढ़ लीजिए। शक रुद्रदामन जूनागढ़ विलेख, कुछ नहीं पूछेगा इसके अलावा और आपसे, पहले तो पूछेगा ही नहीं। गुप्त काल, सुंग वंश भी है, कर्ण वंश भी है, पर जाति का आवश्यकता नहीं है, आप तक गुप्त काल में आ जाइए। क्वेश्चन में सुंग के बारे में पूछ सकता है, सातवाहन से आ सकता है क्वेश्चन, सातवाहन जरूर पढ़ लीजिएगा। शीशे सिक्के चलाए, शीशे के सिक्के चलाए प्रोटीन के, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सातवाहन इनमें जरूर पढ़ लीजिएगा, सातवाहन कुषाण, बस दो और क्या सकता नहीं। फिर सीधा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, राजा का जो क्रम है, चंद्रगुप्त प्रथम जैसे श्रीगुप्त संस्थापक है, हालांकि संस्थापक घटोत्कच, उसके बाद श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम वास्तु संस्थापक है, फिर समुद्रगुप्त है, विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इनके जो कार्य है वो इंपॉर्टेंट है। बस इन पांचों को पढ़ के इन पांचों काम पढ़ लीजिए। नवरत्न किसके दरबार में थे, कालिदास शामिल था कि नहीं था, आर्यभट्ट किसके काल का था, और जो प्राचीन भारत की जो पुस्तकें हैं उनमें से एक पक्का आनी है। 4 शिफ्ट में एग्जाम होना है 15-16 को, तो 4 सेट जरूर बनेंगे। तो चारों सेट में से ध्यान रखना, प्राचीन काल से पुस्तक 100% आनी है। हर चरित्र आ जाए, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम आ जाए, कालिदास की कोई पुस्तक आ जाए, भास की आ जाए, कामसूत्र वात्स्यायन की पुस्तक है वो आ जाए, इनमें से एक पुस्तक आपको जरूर मिलेगी, ये आप याद रखिएगा। तो प्राचीन भारत की पुस्तक जो भी आपके पास स्रोत है, जहां से भी आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। मेरी वीडियो, एक वीडियो की उसके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, और 2 वीडियो होंगे प्राचीन और मध्यकाल के बारे में। ये चलिए, मध्यकाल होगा, प्राचीन काल होगा, और बीच में आवश्यकता नहीं। महमूद गजनवी के आक्रमण है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण है, बस आप जानते किसने कौन आक्रमण, पहला आक्रमण कौन सा था, पहला युद्ध कौन सा था, बस ये याद कीजिए। त्राइन का पहला युद्ध किसके बीच हुआ, दूसरा किसके बीच हुआ, तीसरा किसके बीच हुआ, ये याद है, और की आवश्यकता नहीं है आपका।
इतिहास खत्म। 10 नंबर का इतिहास आना है, जो उनको बताया 10 नंबर का है ये, 10 नंबर ये मैंने रखेगा आपके लिए। अब आते हैं विज्ञान पे, 5 नंबर का विज्ञान आना है, और इस विज्ञान में भौतिक विज्ञान भी है, रसायन विज्ञान भी है, और जीव विज्ञान भी है। जीव विज्ञान में आप सबसे पहले पढ़िए विटामिन। विटामिन के नाम पढ़ लीजिए, स्रोत पढ़ लीजिए, और कमी से रोग पढ़ लीजिए। विटामिन B1 का नाम क्या है, B2 का नाम क्या है, स्रोत क्या है। विटामिन B17, B17 कैंसर रोधी विटामिन है। कैसा? कैंसर रोधी विटामिन। ये पढ़ लीजिए। विटामिन शरीर में क्या काम करते हैं। विटामिन B12 किसी भी वनस्पति में नहीं पाया जाता, केवल जंतु और जंतु के उत्पाद में पाया जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है, शरीर की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने वाला विटामिन कौन सा है। ये सब विटामिन से पढ़ लीजिए। एक मानव रोग का चैप्टर पढ़ लीजिए, मानव रोग, मानव रोग, और एक पढ़ लीजिए परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हार्ट के अंग पढ़ लीजिए, कितने अंग होते हैं, आरबीसी कितनी होती है, कितने दिन में मरती है, कहां जन्म लेती है, कहां क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, कितनी होती है, ब्लड के अंग कौन कौन से हैं, हार्ट का कार्य पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा अंग ये पढ़ लीजिए। वो कुछ पढ़ने का सकता नहीं। मानव के रोग हो गए, बीमारियां, जीवाणु से कौन से रोग, विषाणु से कौन से रोग, क्योंकि अभी लंपी वायरस चल रहा है गायों में, तो इस तरह के रोग जरूर पूछेगा। आपका जो है मंकी पॉक्स पूछ सकता है, ठीक, ये आप जरूर पढ़ लीजिए। तो मानव रोग, परिसंचरण तंत्र और विटामिन, ये आप जरूर पढ़िए। इनसे क्वेश्चन पक्का आना आपके एग्जाम में, क्योंकि जीव विज्ञान से 1-2 आएगा और इन्हीं में से आएगा, और कहां से। अब मत घुसेगा अंदर की मांसपेशियां कितनी होती है, मत घुसेगा कि उत्तक क्या होते हैं, जैव विकास कैसे पढ़िएगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं जैव विकास पढ़ने की, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, अच्छा, रसायन विज्ञान में केवल रासायनिक तत्व और उनका वैज्ञानिक नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, इसके जो वैज्ञानिक नाम है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो अम्ल और क्षार है, अम्ल और क्षार मिलने से क्या बनता है, लवण बनते हैं, ये पूछ चुका है। पीएच वैल्यू जरूर याद रखिएगा, पीएच मान, अम्ल क्षार पीएच मान, एक विलियन याद रखिएगा जरूर। विलियन और विलय और विलय क्या होते हैं ये पूछ सकता है। मिश्रण और यौगिक पूछेगा, वो पढ़ेगा जरूर। तो मिश्रण हो गया, यौगिक हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गए पदार्थों के, अम्ल और क्षार हो गया, बस यहीं से क्वेश्चन आए। एक सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, जो आपकी धातु और धातुएं हैं उनके गुण प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी, सबसे भारी धातु कौन सी, सबसे कठोर तत्व कौन सा, सबसे मुलायम तत्व कौन सा, सबसे कठोर धातु कौन सी, सबसे दुर्लभ धातु कौन सी, है ना, ये आप तो ये पढ़ लीजिए आप। भौतिक विज्ञान में ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, प्रकाश और ध्वनि और मात्रक, प्रकाश, ध्वनि और मात्रक, बस ये 3 पढ़ लीजिए, और क्या सकता आपको नहीं है। प्रकाश, ध्वनि और मात्रक, प्रकाश, ध्वनि और मात्रक के भौतिक विज्ञान के हैं। तो इतना आपका विज्ञान भी कंप्लीट, क्या आपको पढ़ने में आपको बता दिया है। अब आते हैं विज्ञान के बाद, साइंस का विज्ञान का भूगोल 5 नंबर का है। भूगोल से क्या पढ़िएगा, बात करें भारत के भूगोल की पहले। एक तो जो भारत की जो अवस्थिति है, जो सिचुएशन है भारत की अवस्थिति, जो सिचुएशन है भारत की, वो अवस्थिति कहां है, अक्षांश विस्तार, देशांतरीय विस्तार,
कर्क रेखा कहां से जाती है, 10.5 डिग्री कहां से जाती है ना, ये सब पढ़ लीजिए आप लोग। ये अवस्थिति है, कितने राज्यों की सीमा तट से मिलती है, समुद्र सीमा कहां तक है हमारी, कौन सा छोटा राज्य है, कौन सा बड़ा राज्य है, ये आप जरूर पढ़ लीजिए अवस्थिति। उसके बाद जो अपवाह तंत्र है, वो पढ़िए। अपवाह तंत्र जो नदियां हैं, सहायक नदियां, बड़ी नदी, छोटी नदी, पूरब से पश्चिम नदी, पश्चिम से पूरब की नदी, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। झरने, झील, घाटियां, राष्ट्रीय उद्यान, ये जरूर पढ़िएगा, है ना। बस इतना ही, और आवश्यकता नहीं। नदी, झील, घाटियां, झरने, अवस्थिति, पर्वत, पठार, रेगिस्तान, इन्हीं से क्वेश्चन आना है, और क्वेश्चन आपको नहीं आएगा भारत के भूगोल से जो आएगा। जो विश्व का भूगोल है, कुछ नहीं करना है। विश्व के भूगोल में आप ध्यान रखना है, मुद्रा, किस देश की मुद्रा क्या है और किस देश की राजधानी क्या है। मुद्रा और राजधानी जरूर पढ़ लीजिएगा। मुद्रा और राजधानी, घास के मैदान पढ़ लीजिएगा, कौन धारा गर्म है ठंडी है, धाराएं पढ़ लीजिएगा। वायु, जो पवने हैं, जो आपकी पवने हैं ठंडी गर्म, वो पढ़ लीजिएगा। महासागर की धारा पढ़ लीजिएगा। विश्व की नदियां, छोटी बड़ी, बस ज्यादा नहीं। घास के मैदान, घास के मैदान, और मुद्रा और राजधानी, बस कुछ मत पढ़िएगा इसके अलावा, विश्व का भूगोल खत्म। संविधान, संविधान में एक बात जरूर पढ़नी है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समस्त प्रावधान पढ़ने हैं। आपको हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा राष्ट्रपति से। किस अनुच्छेद में प्रावधान है चुनाव का, चुनाव कैसे होते हैं, राष्ट्रपति की विशेषता क्या रही, पहले राष्ट्रपति से लेकर आज तक का जो राष्ट्रपति का क्रम कौन सा है, कौन से राष्ट्रपति की क्या विशेषता रही है, चुनाव किस तरीके से हुआ, निर्विरोध कौन चुना गया, सबसे लंबे समय तक कौन रहा, सबसे कम समय तक कौन रहा, सबसे बुजुर्ग कौन, सबसे युवा राष्ट्रपति कौन, पहली महिला राष्ट्रपति उम्मीदवार कौन, और पहली महिला राष्ट्रपति कौन। जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, महामहिम, ये कहां से हैं, किस राज्य से हैं, पहले किस पद पर थी, और कौन सा मंत्री पद इनके पास था। राज्यपाल थी झारखंड की, उससे पहले जब ये विधायक थी उड़ीसा की, तो जब इनके पास कौन सा मंत्री पद था, ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके धनखड़ जी हैं उपराष्ट्रपति, वो किस राज्य से हैं, पहले किस पद पर थे, कहां थे, ये पढ़ लेगा। किस अनुच्छेद में शपथ है, किस में चुनाव होता है, ये दो जरूर पढ़ने आपको, याद रहेगी बात, ठीक है। एक जो राष्ट्रीय प्रतीक है, क्योंकि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप जानते होंगे, तिरंगे को लेकर बहुत चर्चा रही इस बार, तो ध्वज संहिता है 2002 कब लागू हुई, उसके बारे में क्या है, किस केस के बाद हुआ, नवीन जिंदल साहब के बाद ही हुआ है, उनका केस था सुप्रीम कोर्ट में, जो वो ध्वज संहिता आई थी, ये जरूर पढ़ लेगा। राष्ट्रीय प्रतीक सब पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पढ़ लीजिएगा, लोकसभा राज्यसभा पढ़ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लीजिएगा, बस और की आवश्यकता नहीं। कौन किसकी नियुक्ति करता है, किसकी आयु कितनी है, ये तो आप सब लोग जानते ही, बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा क्या बच गया, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में कृषि, बैंकिंग और मुद्रा, कर व्यवस्था, जीएसटी वगैरह, नियोजन, प्लानिंग, प्लानिंग हो गया, नियोजन हो गया, बजट, घाटा,
और वित्तीय संस्थाएं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, ये बस। ब्रिक्स है, ज्यादा सोता नहीं है। फिक्की कब बना, फिक्की पढ़ लीजिएगा, बस ये पढ़ना अर्थव्यवस्था में। कृषि में बहुत कुछ नहीं पढ़ना हो सकता है, एमएसपी जरूर पढ़िएगा। कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है? सीएसीपी कब बना, कितनी फसलों के लिए एमएसपी जारी करता है ना? गन्ने के लिए कौन जारी करता है? सीमांत किसान, लघु किसान और बड़े किसान क्या है? सीमांत जोत क्या है? कृषि की समस्या क्या है? कृषि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में 6 प्रकार से योगदान करती है ना? कृषि कौन सा विषय है? अर्थव्यवस्था के विषय क्या है? अर्थव्यवस्था के वैसे 3 विषय मुख्य होता है, पर वर्तमान में इसके 5 विषय मान लिए गए हैं अर्थव्यवस्था का। कोर सेक्टर क्या है? कोर सेक्टर में 8 उद्योग आते हैं, कोयला वगैरह, कोयला रिफाइनरी है, सीमेंट है, विद्युत बिजली, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, ये सब किस बात है? कच्चा तेल है, कोर सेक्टर में आते हैं। 8 सेक्टर है, इस्पात है। तो ये कृषि में, और पर्सन बेरोजगारी जो कृषि में होते हैं वो पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग मुद्रा, कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? पहला बैंक कौन था? आरबीआई का क्या काम करते हैं? कितने गवर्नर है? आरबीआई गवर्नर कौन? मुद्रास्फीति, क्योंकि महंगाई बहुत है तो मुद्रास्फीति चर्चा में है। तो मुद्रास्फीति से प्रभाव किसको होता है? मुद्रास्फीति का प्रभाव उपभोक्ताओं पर क्या पड़ता है? ऋणी और जो ऋणदाता है उसको क्या, किसको नुकसान, किसको फायदा होता है ना? ये पढ़ लीजिएगा। मुद्रा, कर व्यवस्था, प्रत्यक्ष कर क्या, अप्रत्यक्ष कर क्या है? प्लानिंग, योजना आयोग, नीति आयोग, और जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी विशेषता जरूर पढ़िएगा। कितने योजना अवकाश रहे? 5वीं योजना, 6ठी योजना, ये जरूर पढ़िएगा। 5वीं, 6ठी, पहली, दूसरी। हरित क्रांति कृषि का विषय है और इसमें भी आता है, योजनाओं में भी, ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना? चलिए, ये नियोजन होगा आपका। बजट में, बजट कौन बनाता है? कितने साल के आंकड़े शामिल होते हैं? किस अनुच्छेद में और क्या नाम है? वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। घाटा, राजकोषीय घाटे की अवधारणा किसने दी? राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा क्या होता है? वित्तीय संस्थाएं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ब्रिक्स, जो संस्थाएं हैं इनके बारे में देख लीजिएगा। यह आपकी अर्थव्यवस्था होगी। आप इसी के बारे में आप पर डे अगर पढ़ेंगे तभी 80% मार्क्स आएंगे। अब जो करंट अफेयर है आपका, करंट अफेयर कब तक पढ़ना है ना? करंट अफेयर आपका अगस्त तक का आ सकता है, फिर अभी पेपर बन चुका होगा बहुत पहले। तो अगस्त से जो 15 अगस्त की जो घटनाएं हैं, 15 अगस्त तक की जो घटनाएं हैं वो जरूर देख लीजिएगा। बस इसकी बात की नहीं, इससे पहले वाली घटनाएं, इससे पहली घटनाएं। कब तक पहली जी? आप जाइएगा जनवरी तक, तो पूरी घटनाएं पढ़नी है आपको, जनवरी तक पूरी पढ़नी है। जो दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है और सितंबर है, अक्टूबर सितंबर है, इन महीनों की आपको कुछ मेन घटनाएं पढ़नी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल से चौंका भी सकता है पुराना खंड पूछ के। 21 वाला खंड पूछे फिर क्या करोगे? तो सितंबर 2021, अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, इनकी जो मुख्य घटनाएं थी, मेन घटनाएं, वो जरूर पढ़िएगा। जनवरी से लेकर यहां तक की अगस्त तक की सारी मुख्य भी और जो मुख्य नहीं है वो भी पढ़नी। 10 नंबर का आपका करंट और जीके वाला पोर्शन आना है। स्टडी जीके, स्टडी जीके आपका वहीं से कवर हो जाएगा। तो आप इतिहास भूगोल पढ़ रहे हैं, जो आप विटामिन पढ़े ना, स्टडी जीके आपका वहीं से कवर हो जाएगा। बस स्टडी जीके में और क्या आता है? स्टडी जीके में जैसे किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, कौन सी लाइब्रेरी कहां पर है, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी, कौन सा म्यूजियम कहां पर है, ये आता है स्टडी जीके में। कौन बड़ा कौन छोटा, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, पहली महिला राज्यपाल कौन, पहली प्रधानमंत्री महिला कौन, पहली महिला राष्ट्रपति कौन विश्व की भारत की, इस तरह का। तो स्टडी जीके में आ जाएगा। कला संस्कृति वाला पोर्शन स्टडी जीके में ज्यादा आता है। जो नृत्य होते हैं, जो उत्सव होते हैं, ये वाले, तो उत्सव नृत्य, कौन पहला कौन दूसरा, कौन बड़ा कौन छोटा, वो करंट अफेयर,
ये आपका 10 नंबर पूरा करेंगे। ठीक, जो मैथ्स है आपका, जो ग्राफ सिस्टम है ना, जो ग्राफ पढ़ते हैं आप, वो ग्राफ आप देखो, जिसका अर्थमेटिक अच्छा है, परसेंटेज अच्छी है, अनुपात समानुपात अच्छा है, लाभ हानि अच्छी है, ग्राफ में, एक ग्राफ में जो 5 क्वेश्चन आएंगे, इन 5 में जो 3 तो इजी होंगे, सीधा परसेंटेज पूछ लेगा, परसेंटेज क्या है, या अनुपात पूछ लेगा, तो ये 3 तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 होंगे, ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, अगर हो रहे हैं तो ठीक है, और नहीं हो रहे तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको मैंने 80 प्लस का टारगेट दिया है, ना कि 100 का, तो उन 20 मान लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन 100 में ऐसे जरूर मिलेंगे, 2 से लेकर 4 तक, जो आपको फंसाने वाले होंगे। हर एग्जामिनर का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम जो पेपर बनाते हैं बच्चों के लिए ऑफलाइन में, हम भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर दो ऐसा ताकि बच्चा उसमें फंसे और वहीं लगा रहे, आज इसका तो आंसर आया ही नहीं, आज इसका तो आंसर आया ही नहीं। अरे भाई छोड़ो और आगे बढ़ो, नहीं तो कोई नहीं, आपको सुबह 100 थोड़ी करना है, तो छोड़ो और आगे बढ़ो जहां फंस रहे हो। तो 3 और दूसरे में 3, तो 6 तो आप कर ही लोगे आराम से 10 में से, क्या दिक्कत है, 60% मार्क्स का आपने कर लिया है। हिंदी में आप पूरे कर सकते हो 5 में से 5, तो हिंदी में इतना आपका सिलेबस है ना कुछ ऐसा, है ना, तो ग्राफ के चक्कर में जितना आपने कर लिया वो कर लिया, इसका अर्थमेटिक अच्छा तो ग्राफ अपने आप अच्छा हो जाए। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करिए ग्राफ की, अब कम से कम 20-25 ग्राफ लगा लीजिए एक साथ, बस ग्राफ लगाइए कि एक मुझे बस ग्राफ ही लगाने हैं सारे, उसकी प्रैक्टिस करिए आप। जो हिंदी की बात है, हिंदी 10 नंबर की, 5 का पैराग्राफ है और 5 की ग्रामर है। ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ग्रामर में दिक्कत करेंगे पर्यायवाची, एक ऐसा पर्यायवाची जरूर फंसेगा जो पता नहीं होगा, पहली बार पढ़ा होगा, ऐसे पर्यायवाची में छाट कर लाया हूं जो कम पढ़ता है बच्चा, ध्यान नहीं देता उस पर, तो वो आप मैराथन जरूर करिएगा मेरी, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं से, है ना। तो पर्यायवाची यही फंसेगा, और भी फंसेगा, संधि आप कर लोगे, संधि में कोई दिक्कत नहीं होगी, विलोम भी आदमी कर लेता है ना, जो ये शब्दावली है, सर्वनाम है, उपसर्ग प्रत्यय है, ये आदमी जोड़ तोड़ करके कर लेता है। एक जो आपका साहित्य है, कितना पढ़ लीजिए, अगर पढ़ी किताब आ गई तो भी भूल जाएंगे, है ना, इस तरह का। अगर पूछा खंजन नयन किसकी पुस्तक है, खंजन नयन अमृतलाल नागर, सूरदास की जीवनी, मानस का हंस तुलसीदास की जीवनी, अमृतलाल नागर ने लिखी। तो पुस्तकें कुछ रेयर होती हैं, अगर वो आती तो कोई समस्या, क्योंकि जो रेयर है वो सबके लिए रेयर है। आप पूछ लिया भारत भारती किसकी है भाई, युगांत किसकी है, यामा किसकी पुस्तक है, चिदंबरा किसकी पुस्तक है, ये आसान पुस्तकें हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। पूछ लिया ध्रुपद किसकी पुस्तक है, ध्रुपद, तो आप चेक ध्रुपद किसकी पुस्तक है भाई, आखिरी कलाम किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक आखिरी कलाम। तो ऐसा अगर आपके चक्कर में मत पड़िएगा, उसके जो साहित्य आपके पास हो आप जरूर पढ़िएगा साहित्य, ठीक है, तो आपकी हिंदी भी कवर हो जाएगी। 5 में से कोई भी गलती होने के चांस नहीं होते, ध्यान रखिएगा आप हिंदी। और जो 5 की जो प्लस ग्रामर, वो है आपका पैराग्राफ 5 नंबर का, उस 5 नंबर के पैराग्राफ में 3 तो आसान रहेंगे, 2 उसके भावार्थ पर रहेंगे। तो पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़िएगा, उस पैराग्राफ में ही उसका भावार्थ छुपा होगा और वही आपके ऑप्शन में मिल जाएगा। एक शीर्षक वाला होगा, जो शब्द बार बार पैराग्राफ में आएगा या जो भाव बार बार पैराग्राफ में आएगा, वही भाव वही शब्द शीर्षक होने के चांस ज्यादा होते हैं। ये बात एक किसी भी सामान्य के लिए, आप कोई भी पेपर हो, जीएस का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, जो ऑप्शन सबसे लंबा दिखाई दे, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, तो सबसे लंबा ऑप्शन उसको लगा दीजिए,
मैक्सिमम चांस है आपके ठीक होने के, जो सबसे लंबा पोर्शन होगा और मतलब आपका ऑप्शन होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि वही ठीक हो। अगर आपको लग रहा है कि इनमें से और इसमें से एक होता तो आप इसी को चूज करिएगा। अगर दिमाग में कुछ भी नहीं है, उसका सिर पैर कुछ पता ही नहीं है, तो लंबा ऑप्शन लेके उसे मार दीजिए। नेगेटिव मार्किंग से घबराने की आवश्यकता नहीं है। 90+ आपको अटेम्प्ट करने, याद रखिए बात आपको। हाँ चलो, तो ये था। इंग्लिश का भी ऐसी आएगा, 5 की ग्रामर है, 5 का जो है आपका पैराग्राफ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और एंटोनिमस सिनोनिमस, ये 4 जरूर पढ़ लीजिएगा, बस और की आवश्यकता नहीं है। एरर आपका इनसे ठीक हो जाएगा। पैराग्राफ जो आएगा वो आपके 3 आसान होंगे, 2 थोड़ा सा मुश्किल। हिंदी माध्यम वाले थोड़ा सा दिक्कत करते हैं इंग्लिश में, पर आप 2-3 बार उसको पैराग्राफ को पढ़ोगे ना बार बार, और अब जो नई जनरेशन है उसे इतनी समस्या नहीं है इंग्लिश के साथ, तो अभी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। आपके 10 में से 6-7 नंबर, आपके 6 नंबर आपके आ ही जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आप जो मैथ का आपका पोर्शन है, उस मैथ के पोर्शन में परसेंटेज, औसत, ये आप जरूर याद रखिए, और लाभ हानि, ये 3 चैप्टर आप जरूर दोहरा लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन, आपका परसेंटेज अगर मजबूत है और आपका अगर औसत मजबूत है, एवरेज, तो आपको मैथ सीखने में कोई समस्या नहीं होती है। नया सीखने का प्रयास मत कीजिएगा, जो पुराना है उसी को दोहराइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने आपको चीजें बताई। 80+ मार्क्स अगर करोगे तो पक्का आएंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक ना। आपको कल को पहली मैराथन मिलेगी इकोनॉमिक्स की, उसके बाद पर डे आपको कोई ना कोई मैराथन मिलती रहेगी। 1 हफ्ते तक आप उनको जरूर पढ़िए, बार बार दोहराइए मैराथनों को, दिमाग में फिट कर लीजिए, पक्का मार्क्स मिलेगा आपको। गुड लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।